गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के दूसरा यानी तीसरा चैप्टर यानी कि जो हमारा चल रहा था, तो आज हमारा जो पहले पढ़ा था व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर आज हम पढ़ेंगे भाववाचक। क्या पढ़ेंगे हम? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है उसके बेसिस पे हम जान लेते हैं भाववाचक क्या होती है। इसके पहले मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो मैंने बोला था कि पूरे संसार में अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, या मैंने बोला था क्या कि नाम का जात के अगर बोध होता है, किसी एनी वन पर्सन का अगर नाम हो जाए, मतलब नाम आ जाए, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगर ना नाम हो, उसकी जात से बुलाया जाए, यानी कोई जात से उसके मतलब कि एक चीज बोलूं उसके जैसे हजारों लोग हो जाएं, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाती थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही दिया था, अगर किसी पर्सन का नाम लेके बुलाया जाए, किसी चीज का नाम लेके बुलाया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर नाम ना लो तो जातिवाचक संज्ञा। बस आपको दो ही चीज समझना था। तो व्यक्तिवाचक किसे? संपूर्ण मैंने बोला था राम, तो राम नाम का व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस राम नाम के व्यक्ति के जो आपके आस पड़ोस होगा, उस राम नाम के व्यक्ति को आप पुकार रहे हो, ना कि पूरे कंट्री का राम नाम को बुला रहे हो। ठीक है, यानी कि वही चीज यहाँ पर लड़के, हमने बोला तो लड़के बहुत सारे लड़के होते हैं, हर कंट्री का, हर देश का, हर अपने विलेज का, हर लड़के का। तो लड़का अगर शब्द बोला, चाहे जहाँ का होगा, चाहे अपने यहाँ का होगा, चाहे जिस विदेश का, चाहे जहाँ का होगा, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा। यानी यही समझना था कि जातिवाचक संज्ञा क्या थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या थी। तो आज हम पढ़ेंगे भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रखना बस। भाववाचक मतलब कि आपकी इस आंखों से दिखाई न दे, मतलब आपकी इस आंखों से दिखाई न दे, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब सर क्या बोलोगे? सर ये आंखों से दिखाई न दे मतलब एक कॉन्सेप्ट समझो, मतलब ऐसे इसी तरह से मैं जब इंग्लिश का पढ़ाऊंगा, क्लास लूंगा, तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं नॉर्मली भी हिंदी आपको समझा रहा हूँ, इसी सेम टू सेम जैसे यहाँ पर समझा रहा हूँ वैसे इंग्लिश ग्रामर में भी समझाऊंगा, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने बोला भाववाचक संज्ञा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भैया भाव का बोध कराने वाली संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। यानी जो भाव का बोध कराए वही हमारा भाववाचक संज्ञा। अब सर कहोगे भाववाचक कैसे? हमने यहाँ पर लिखा भाव, क्या लिखा? भाव। भाव को दो जातियों में तोड़ दिया। तो इसमें पहला कि हमने लिखा हमारी व्यक्तिगत भावनाएं। हमने क्या बोला? हमारी व्यक्तिगत भावनाएं, यानी हमारी जो भावना होगी व्यक्तिगत होती, वो हमारे क्या हो जाएंगी? भाववाचक। अब जैसे मैंने बोला प्रेम, प्रेम आपको दिखाई देगा, खाली महसूस से फील कर सकते हैं बस। बात समझ में आ रही? दया दिखाई देती है, कितनी दया है अंदर, चाहे उसके अंदर कपट ही भरा हो। तो भैया हमको जो चीज आंखों से दिखाई ना दे, बात समझ में आ रही है, तो वो भाववाचक हो। क्षमा, हमको दिखाई दे रहा है क्षमा, यानी किसी को तुमने मार दिया और बोल रहा है माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब गलती नहीं कर। अब क्या पता उसके अंदर क्षमा करने की शक्ति थी कि नहीं शक्ति थी, वो पता चला दोबारा फिर आपको मारना स्टार्ट कर दे। तो भैया क्षमा। क्रोध, अब एक बार क्रोध आ गया किसी बात को लेकर, अब सोच रहे हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं क्रोध करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, अब शांत हो जा रहे हैं। पता चला फिर दूसरे मिनट में फिर क्रोध होगी। तो भैया क्रोध, जो चीज आंखों से दिखाई न दे, घृणा हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया। दुख दिखाई देता है, बहुत लोगों के अंदर इतना दुख भरा पड़ा रहता है कि वो अंदर से इतना अच्छा लगता है कि मानो मत कि उतना खुश रहते हैं कि आपको बयान ही नहीं कर सकते। सुख रहते हैं तो बड़ा सुखी रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी जो आपकी इस आंखों से दिखाई न दे, बस यही कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है कि जो आपके इस आंखों से दिखाई न दे वो हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। यानी जो दिल में, यानी जो हमारे दिमाग से सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब ऐसे बोलोगे सर हवा, हवा हमको दिखाई नहीं देख सकती, लेकिन हाँ हवा दिखाई नहीं, फील तो कर सकते हैं भैया। यानी फीलिंग जो होती है, फील कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा आते हैं। चाहे हवा हो, चाहे घृणा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे घृणा, कोई एनी वन थिंग्स जो हमको सिर्फ फील कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर छाड़ दिया, यह चीज कोई टीचर नहीं पढ़ाता है कि हमने एकदम जीरो लेवल से जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, जो हाई स्कूल इंटर वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बीएड का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। मैंने बोला जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया, विशेषण, अव्यय के गुण को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। कभी आपने ऐसे पढ़ा था भैया जातिवाचक संज्ञा होगी, उसके बाद सर्वनाम होगा, क्रिया होगी, विशेषण होगी, अव्यय होगी, इन सब के गुण को हम क्या कहते हैं? इन सारे गुणों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे होता है भाववाचक? तो भैया हाँ मैं समझा रहा हूँ, पहले एक बार समझ लो। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, बात समझ आ रही है? जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा होते हैं वो चीज समझना है। मैंने बोला लड़का, मैंने बोला क्या? लड़का। लड़के में अगर देखा जाए तो लड़कपन होती है। क्या होती है? लड़कपन। अभी कभी गलती हो जाती है बच्चे से तो कहे अरे छोड़ो जाना, लड़का है, लड़कपन हो ही जाता है। तो भैया बोलते ही नहीं भैया, तो जो लड़कपन है, जो लड़कपन है वो हमारा भाववाचक है। यानी जातिवाचक से हमारा भाववाचक, यानी जो भाव से फीलिंग होती है वो हमारा भाववाचक कहलाता है। मानव, मानव कहते हैं ना, वो लोग मानव है तो मानव होती है, लेकिन जो उसके अंदर मानवता होती है, कहते हैं ना कि भैया मानवता था उसने छोड़ दिया था। बस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गई तो उसने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मानवता था उसके अंदर संस्कार थे, ऐसे ही बात थी, मानवता थी उसके अंदर, उसने छोड़ दिया। बात समझ आ रही है? तो मानवता, तो मानव से जो बना हुआ है मानवता। बात समझ आ रही है? जल, जल हमारा क्या आता है? यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है, जल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसके जो गुण पाए जाते हैं, शीतलता, कहते हैं ना कि भैया जल से हमसे, अगर आपने जल पिला दिया मुझे शीतलता मिल गई, मुझे राहत मिल गई, तो भैया शीतलता आपका जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, वो सॉरी भाववाचक कहलाती है। तो मतलब मैंने इतना समझाया कि ये सारे जातिवाचक हैं और ये सारे भाववाचक। मतलब यही है कि जातिवाचक से आपके भाववाचक तैयार होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कौन सा मैं अभी आपको बताऊंगा पूरे पूरे कैसे आपको पहचानना है कि जातिवाचक है, कैसे पहचानना है कि भाववाचक। बात समझ में आ रही है? एक ही कॉन्सेप्ट पे मैंने बोला सर्वनाम, मैंने दूसरा बोला कि सर्वनाम के अगर सर्वनाम रहेंगे तो आपके भाववाचक होते। सर्वनाम आपने पढ़ा ही नहीं है तो सर्वनाम आपको पहचान में कैसे आएगा? तो अभी मैं जब जैसे आपका नाउन हो गया, नाउन बाद आपका प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन जो होता है सर्वनाम, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो अभी सर्वनाम जब पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ सर्वनाम का समझिए, जैसे हम, हमारा, अपना, तो ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तो हमने बोला अपना, अपना मतलब अपना का क्या होता है? अपनत्व आता है, अपनत्व आता है, अपनापन आता है। क्या आता है? अपना से अपनापन, अपनत्व होता है। अब कैसे? अब कोई मार रहा होगा आपके भाई को, बोलेगा अरे यार वो अपनत्व है, यानी अपना भाई है, अपना भाई है, अपनापन यानी अपनापन आ रहा है नहीं उसके अंदर। तो अपनापन अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम दौड़ के जाओगे छुड़ाओगे। तो भैया जब अपना से अपनापन आ जाएगा, अपनापन या अपनत्व का भाव हो जाए तो वो अपना क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। हम का हमारा हो जाएगा। अगर कोई चीज मतलब आपके बच्चे या छोटे छोटे बच्चे देखते, छोटे छोटे बच्चे जो छोटे छोटे गांव में बच्चे होते हैं, उनके जो सिस्टर है यानी उनके जो भाई बहन होंगे, बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और उनके भी छोटे जो बड़े होते हैं थोड़ा समझदार होते हैं और जो एकदम छोटे होते हैं, अगर उनके बच्चों को अगर तुम लो लोगे तो बोलेगा कि नहीं हमारा भैया है, हमको छोड़ दो, ठीक है, रोने लगे। तो भैया उसका क्या है? भाव उत्पन्न हो रहे, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा? भाव उत्पन्न हो। तो हम क्या कहते हैं? हम लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं हमारा भैया है, हमारा है। तो हमारा क्या है? हमारा जो हो रहा है वो भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। उसके बाद निज, निज माने कहता है निजी, कहते हो ना हमारा निजी का है, निज, निजत्व का, यानी कि निजत्व है या निजत्व है, ये हमारा क्या है? सर्वनाम। बस हमारे तो सर्वनाम होने का भी आपको क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। विशेषण होगा, कोई चीज विशेषण होगा, विशेषण अभी आपने पढ़ा ही नहीं है लेकिन विशेषण की बात जान लो। कोई चीज विशेषता किसी की बताता हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो भैया विशेषण में हमारा हिंदी व्याकरण में क्या होता है? भाववाचक कहलाता है। अब भाववाचक कैसे होगा? जैसे मैंने बोला चोर, मैंने बोला क्या? चोर। तो चोर का, चोरी का गुण पाया जाता है नहीं? कहता है अरे यार कितनी आसानी से चोरी कर गया, चोरी कर गया, यानी कि उसके अंदर गुण था तभी चोरी कर गया। मार्केट में आप चल रहे हो, दिल्ली उल्ली में जाओगे, ऐसे जेबा में पर्स या कुछ भी डाले रहोगे, वो आसानी से ट्रेन प्लेटफॉर्म में आप जाओगे तो भैया ट्रेन में जब चढ़ते हो तो भैया देखते हो ना कभी कभी कहते हो हमारा बटुआ मार लिया, हमारा फोन मार लिया। क्यों? कि उसके अंदर चोरी का गुण था, इसलिए आराम से तुमको पता ही नहीं चला उसने मार लिया। ठीक है, तो चोरी का गुण था उसके अंदर। तो बात समझ में आ रही है? तो जो गुण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? यानी कि भाववाचक कहलाएगा। यही मैंने बोला सुंदर, अगर कोई लड़की सुंदर होगी तो उसके अंदर सुंदरता का गुण पाया जाएगा नहीं? अरे मतलब उसका मन मोह लेगा। तो यानी सुंदर जो होता है सुंदरता का गुण पाया जाता
है। बात समझ में आ रही है? विद्वान यानी विद्वान कहते हैं ना, विद्वान, तो विद्वत्व का गुण पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, विद्वान के अंदर विद्वत्व का गुण पाया जाता है, विद्वत्ता का गुण पाया जाता है। यानी अब बात करते हैं क्रिया से। क्रिया से हमारा भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो भैया जैसे क्रिया, क्रिया माने क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन हो। एक्शन मतलब होना क्या कि यानी को मूवमेंट पे हो, यानी कि वो हमेशा गति करता रहता है। क्रिया को पहचानने के लिए हमेशा यह ध्यान रखना, लास्ट में आपको न सर यानी कि न वर्ड का आपको उच्चारण मिलेगा। अगर न वर्ड का उच्चारण हो रहा तो आपका वो समझ लेना कि 99% यानी 99% आपका क्या होता है, क्रिया होता है। 1-2% आपका जो होता है अदरवाइज संज्ञा निकल जाते हैं, लेकिन 99% आपका क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे मैंने बोला मारना, लास्ट में आपको ना मिला कि नहीं मिला, तो मारना में जो आपका मार होता है वो आपका भाववाचक कहलाता है। दौड़ना में दौड़ का आपका क्या होता है, भाववाचक करना होता है। चढ़ना में चढ़ाई का आपका क्या होता है, भाववाचक। यानी मारना दौड़ना ये क्या आता है, आपका क्रिया है। क्रिया में आपका क्या है, मेन रूट है, और उसके बाद जो उसके भाव है उत्पन्न हुए वो भाववाचक कहलाते हैं। इसके अंदर जो भावना होती है। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भाववाचक, अव्यय आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बोलोगे सर ये चीज फालतू की चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ। अव्यय क्या होता है, अब देखो लिंग वचन के अनुसार ना बदले उसे हम क्या बोलते हैं, अव्यय कहते हैं। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से समझ, यानी कि लिंग वचन के अनुसार न बदले वह हमारा, जैसे मैंने बोला वह यहीं पे समझो, मैंने बोला क्या, लिंग वचन के अनुसार ना बदले उससे हम क्या बोलते हैं, अव्यय कहते हैं। अब जैसे मैंने बोला लड़का प्रतिदिन नहाता है। मैंने बोला लड़का प्रतिदिन नहाता है। फिर मैंने बोला लड़की प्रतिदिन नहाती है। फिर मैंने बोला कि लड़कियां प्रतिदिन नहाती है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो ये प्रतिदिन देख रहे हो तो चेंज नहीं होता है। लिंग और वचन, ये लिंग जो होते हैं, वचन जो होते हैं बन रहे हैं। यानी लिंग एक लड़का है एक वचन है, लड़की एक वचन है, लेकिन यहाँ पर लड़की क्या बहुवचन है। यानी लिंग चाहे बदले ना बदले उससे मतलब नहीं है, वचन बदले या ना बदले उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा अव्यय है वो नहीं बदलता है। बात यही समझ लो, मैंने बोला लिंग और वचन के अनुसार ना बदले, चाहे लिंग वचन बदल जाए। बात समझ में आ रही है? ये अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का आपको समझना आना है, मुझे भी आपको समझाना है, यहीं पर समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया इसका एक चैप्टर उठाएंगे तो उसको में और आसान से पढ़ाएंगे। कि मैंने बोला कि जब लिंग और वचन ना बदले, यानी लिंग वचन के अनुसार ना बदले, यानी कि चाहे लिंग बदल जाए और वचन बदल जाए, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो चाहे जो भी हो, लेकिन उनके अनुसार हमारा जो अव्यय है न बदले उससे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर अव्यय क्या होता है, वाह वाह कहते हो ना, वाह वाह मजा आ गया। यानी कि कोई चीज अगर खाने में बढ़िया बन जाए तो आप वाह वाह करते हो नहीं, अगर वैसे भी नॉर्मली कोई चीज हो जाता है तो आप वाह वाह ही लूटते हो नहीं, वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत से तुम्हें मार दिया। तो वाह वाह का मैं समझता हूँ उसमें गुण क्या पाया जाता है, वाह वाही का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, वाह वाही का गुण। अगर आपने शाबाश बोला, शाबाश बहुत अच्छे, यानी काम आपने बहुत अच्छा किया, तो उसमें शाबाश में आपका क्या गुण पाया जाता है, शाबाशी का गुण पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो शाबाश में आपका शाबाशी का गुण पाया जाता है। तो यानी जो अव्यय होता है वो हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इतनी समझना है आपको। हिंदी व्याकरण में भाववाचक सिर्फ आपको इतने समझना है कि जो आपकी आंखों से दिखाई न दे वही हमारा भाववाचक कहलाता है। हमारे बोला जैसे प्रेम, दया, क्षमा, क्रोध, घृणा, दुख, सुख, ये सारे आपके भाववाचक हैं, क्योंकि ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते। जो चीज आपकी आंखों से दिखाई न दे वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बस आपको इतना ही समझना है। और मैंने बोला कि जातिवाचक संज्ञा क्या है,
सर्वनाम क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो इसके सारे गुण को हम क्या कहते हैं, भाववाचक गुण को कहेंगे। अंदर था हमने बोला क्या कि जातिवाचक जो होगा उसको हम नहीं बोलेंगे, जिसके इसके अंदर जो गुण पाए जाएंगे वही हमारा भाववाचक है। मैंने जातिवाचक सर्वनाम में बोला भाववाचक क्या होता है, लड़का में लड़कपन होता है, मानव में मानवता होता है, जल में शीतलता होता है। सर्वनाम में से जो भाववाचक होता है वो अपना होता है, अपनत्व होता है, हम में हमारा होता है, निज में निजत्व होता है। और विशेषण में भाववाचक क्या होता है, चोर का चोरी का गुण पाया जाता है, सुंदर में सुंदरता का, विद्वान का विद्वत्व का गुण पाया जाता है। तो ऐसे क्रिया विशेषण में जो भी आपकी क्रिया होंगे, मारना का मार होता, दौड़ना का दौड़ होगा, चढ़ना का चढ़ाई, ये जो भी भाव आपके अंदर से उत्पन्न होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, भाववाचक। अव्यय में मैंने बता दिया वाह वाह का हमने क्या बोला, वाह वाही का गुण पाया। शाबाश में आपका शाबाशी का, ये सारे आपने समझ लेना कि लिंग वचन के अनुसार न बदले वही हमारा क्या होता है, अव्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय कहते हैं। तो वो अव्यय हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक। यानी कि अव्यय में जो गुण पाए जाएगा वो हमारा भाववाचक। बस आपको इतने ही समझना, बाकी और कुछ आपको समझना नहीं है। इतना ही आपको समझ में आ गया तो भाववाचक समझ में आ गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये चीज नहीं पढ़ाएगी। ये जो हमने छांट के आपको बताया है ये कोई टीचर नहीं बताता, सिर्फ आपको यही बताएगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भैया भाववाचक आपको यही इतना बता देगा कि जो प्रेम होता है, क्रोध होता है, क्षमा होता है, घृणा होता है, क्रोध होता है, तो हमारा भाववाचक। बहुत बच्चे होते हैं कि भैया इसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है, तो भाई क्या होता है ये सब। तो भैया इतने समझ लेना, जो आंखों से दिखाई ना दे, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक कहते हैं। अब ये सारी चीज आप फील कर सकते हो। प्रेम दिखाई नहीं देता है, फिर ये प्रेम को सिर्फ आप फील कर सकते हो। बात समझ में आ रही हो। दया को आप फील कर सकते हो, क्षमा आप फील कर सकते हो, क्रोध को आप फील कर सकते हो। अगर अभी बोला जाए भैया क्रोध अगर आ गया तो आपको, यानी कि बहादुर, बहादुर के बाद भी आपका होता है बहादुर। बहादुर आपका भी है क्या है, यानी कि भाववाचक। आपने कभी सोचा बहादुर इतना बलवान है, कभी आपने महसूस किया, नहीं महसूस किया। मतलब अगर एक छोटा से पतला सा आदमी बहुत बड़ा पत्थर उठा के फेंक देता तो भाई हमने देखा चींटी भर का आदमी उतना बड़ा पत्थर उठा के फेंक दिया, तो भाई क्यों, क्योंकि बहादुरी, जो बहादुरी होती है वो दिखाई नहीं देती। बहादुर की बहादुरी जो होती है दिखाई नहीं देती, वही हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक। अभी आपने देखा कि बाहुबली, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली में जो शिवलिंग है, इतना भारी शिवलिंग, इतना भारी उठा लिया उसने, भैया क्यों, क्योंकि उसकी बहादुरी तो दिखाई दे नहीं रही थी कि भैया हम बाहुबली के इतने सारे बहादुर हैं। ऐसे दिखे है, महसूस कर सकते हो नहीं। जब कोई चीज महसूस यानी फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, वही हमारा क्या कहलाता है कि भाववाचक कहलाता है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ हमने बहादुर की यानी कि बाहुबली की बहादुरी देखा है हमने, सिर्फ उसको अंदर मैंने फील किया है, उसकी मूवी को मैंने फील किया है, तो वो हमारा क्या होता है, भाववाचक है। बस यही आपको समझ। जब किसी चीज को आप फील करो, जब किसी चीज की आपको फीलिंग आ जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक कहलाता है। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे भाववाचक संज्ञा। तो भाई मैं अच्छी तरह से समझाएंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि थोड़ा हम समझेंगे कि ऐसे भाववाचक कैसे समझोगे, कि कैसे एक ही बार में तुम समझ जाओगे कि भाववाचक संज्ञा है, कि आसान तरीकों से आप ट्रिक मारोगे कि भैया ये भाववाचक संज्ञा है। बिना देखे आप पढ़ोगे ही, पढ़ते ही आप पता चल जाएगा कि भाई ये भाववाचक है, आप ऐसे ही बता दोगे। इतना आसान ट्रिक है कि भाई बाप बता दोगे। जैसे मैंने बोला निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, अब इसमें से आपको छाड़ता में ये भाववाचक क्या है, मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य होने के लिए मानवता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए कि नहीं, तो भैया मनुष्य हो ही नहीं सकता। प्रेम, भैया प्रेम आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाता है, यानी जो दिखाई देता है वही भाववाचक है। भैया प्रेम तो दिखाई देता है, यही होगा, क्योंकि पक्षी हो नहीं सकता, क्योंकि पक्षी दिखाई देते हैं। लड़का, ये तो भैया इसके अंदर लड़कपन नहीं है, तो भैया जब लड़कपन नहीं है तो भैया ये सीधा सीधा चल रहा है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पक्षी तो है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ प्रेम होगा। तो मैंने प्रैक्टिस टेक्स्ट मारनी है थोड़ी 2 मिनट के लिए, तो बस समझना है, इसी में आपको समझ में आ जाए कि भाववाचक आप कैसे निकाल सकते हो। तो भैया मैंने बोला भाववाचक संज्ञा है, मैंने भाववाचक संज्ञा है क्या है, मैंने बोला राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता। तो भैया राष्ट्रीयता तो कोई होता ही नहीं, राष्ट्र सही शुद्ध है, लेकिन राष्ट्र हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें उपसर्ग लगे नहीं है। तो भैया इसको समझने के लिए देख लेना, जिस संज्ञा में उपसर्ग लगा हो वह संज्ञा प्रायः भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाई ये बात समझ आ रही है। अगर किसी में उपसर्ग लगा हो तो हमारा क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय देख लो, राष्ट्र में एक उपसर्ग लगा है, राष्ट्रीयता में आपको 2 उपसर्ग लगे हैं, जैसे राष्ट्र प्लस एता, बस में राष्ट्र प्लस ई प्लस
एता, यानी कि इसमें दो उपसर्ग लगे। कितने उपसर्ग लगे हैं? 2। यही ट्रिक आपका आसान है। अगर एक उपसर्ग वाला मिल गया तो वो सही होगा, अगर 2 उपसर्ग वाला मिल गया आपको भैया, जहां पर आप देखना 2 उपसर्ग है वहीं पे टिक मारना। भैया ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं था, ये दोनों में से कंफर्म करना था। तो राष्ट्र था भैया, राष्ट्र में एक उपसर्ग लगा था, इसमें 2 लगे हैं। भैया जहां पर 2 उपसर्ग मिल जाए या एक उपसर्ग मिल जाए वही आपका सही होगा। अगर एक उपसर्ग वाला मिल गया तो अच्छी बात है, वही आपका ट्रिक होगा। लेकिन अगर आपके अंदर उसमें 2 गुण पाए जाते हैं, 2 यानी कि उपसर्ग पाए जाते हैं, तो समझ लें जिसमें 2 उपसर्ग होंगे वही आपका ट्रिक होगा। बस आपको समझना रहेगा, बस बात समझ में आ रही है। मैंने यही बोला कि जिस संज्ञा में उपसर्ग लगाओ वही हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो एक स्टेक और देख लो, चारों विकल्पों पे आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। बात समझ में आ रही है तो आप समझ में आते हैं भैया, 4 विकल्प दिए रहेंगे ना, तो उसमें व्यक्त होगा। आप यहां समझ लो, ना व्यक्त होगा, ना वस्तु होगा, ना व्यक्त होगा, ना वस्तु होगा, ना स्थान होगा। प्रायः भाववाचक संज्ञा होती है। यानी कि जब आपको व्यक्ति ना मिले और क्या मिले, वस्तु ना मिले और क्या ना मिले, स्थान ना मिले, ये 3 आपको चीज ना मिले, उसके बाद कुछ भी मिल जाए, इसके बाद कुछ भी मिल जाए, वो हमेशा क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन उसके अंदर गुण जरूर देख लेना। अगर गुण है तो भाववाचक, गुण नहीं है तो जातिवाचक, और उसके अंदर जो भी होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये सारे गुण पाए जाएंगे। अब यहाँ देखो, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर अपने आंखों से ही पहचान लो। राष्ट्र हमारा तो नॉर्मली है, तो इसमें राष्ट्र जो है इसमें तो कोई गुण नहीं है, यानी उपसर्ग लगा है नहीं लगा, ये हो ही नहीं सकता। गंगा तो बिल्कुल ही नहीं है, मोहन तो नाम है, कुछ भी नहीं। अपनापन यहाँ पर आया ना भैया, अपनापन आया, यानी कि यहाँ पर अपनापन, जब अपना होता तो अपना सर्वनाम होता, अपना जो होता है सर्वनाम वाला। लेकिन यहाँ पर अपनापन जो मिला वो आपका क्या कहलाएगा? अपनापन ही आपका क्या कहलाता है? गुण है। तो गुण भैया हमारा क्या है? भाववाचक। बात समझ आ रही है? तो बस इतने ही आपको तो समझना है भैया, भाववाचक क्या होता है, बस इतना ही समझ लिया, भाववाचक आपका क्लियर हो जाए। बस इतना ही समझना है। तो आपको यहीं पर देखना है, जो उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग अगर एक है तो ठीक है, आपको वही होगा। लेकिन अगर आपको 2 उपसर्ग वाले मिल गए तो 2 उपसर्ग वाला ही आपका सही होगा। बस इतना ही देखना है। मैंने बोला कि यहाँ पर 2 ऑप्शन। अब मैंने बोला कि जब यानी कि व्यक्ति ना हो, वस्तु ना हो, स्थान ना हो, ये दोनों चीज ना हो, यानी ये तीनों चीज ना हो, तो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। यानी बस इतने 3 चीज आपको छोड़ना है। क्लियर हो रहा है? हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? तो कल हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। एक दिन में एक चैप्टर इसलिए आसानी से लेके चल रहे हैं कि भैया आपको अच्छी तरह से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद खत्म होने के बाद सर्वनाम होगी, तो सर्वनाम के बाद आपका क्रिया होगा, क्रिया के बाद आपका विशेषण होगा। 3-4 चैप्टर पढ़ाने के बाद अब फिर उसके बाद आपको व्याकरण स्टार्ट करेंगे। व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सारी डिटेल्स में आपको बता दिया जाए। ठीक है? तो भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, सबको शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।